नमस्कार दोस्तों, मारुति ग्रुप के एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं भागीर आपके सामने 12वीं अकाउंट का ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें अपन चर्चा करेंगे साझेदारी का परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय। दोस्तों, 11वीं क्लास में आपने अकाउंट्स में पढ़ा था, एकल व्यापार में जितने भी आपने लेखे किए थे वो एकल व्यापार से संबंधित थे। चाहे आपने जर्नल बनाई हो, चाहे आपने खतौनी की हो, चाहे आपने तलपट बनाई हो, और आपने जब अंतिम खाते बनाए थे जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट वगैरह बनाई थी, लेकिन उसमें क्या था, व्यापार का स्वरूप क्या था, सीमित था। और उसका जो व्यापार का जो मालिक होता था वो क्या होता था, अकेला एक ही व्यक्ति होता था, जिसे अपन एकल व्यापार कहते थे। उस एकल व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, प्रारंभ हुई। उसमें कमियां थी, उसको दूर करने के लिए साझेदारी का उसमें प्रादुर्भाव हुआ। आपने 11वीं क्लास में लेखे किए थे, अकाउंट्स में जो भी आपने किया था उसमें आपने अंतिम खाते बनाए थे, जहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था जो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसमें आपको नेट प्रॉफिट बताता है। अब आगे अपन इस 12वीं क्लास में पढ़ेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है उसको यहाँ पर अपन साझेदारी में क्या पढ़ेंगे कि उस नेट प्रॉफिट को आगे बांटने का जो काम है वो अपन इस साझेदारी में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा साझेदारी का अर्थ या साझेदारी का मतलब परिचय करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले साझेदारी का अर्थ अगर साधारण भाषा में अपन देखना चाहे तो साझेदारी का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी ऐसे व्यवसाय को करते हैं जिससे होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं, और उस व्यवसाय का संचालन वो सभी या उनमें से कोई एक करता है, उसे अपन साझेदारी कहते हैं। अगर व्यवस्थित रूप से अगर साझेदारी की परिभाषा या अगर अपन अर्थ देखना चाहें तो साझेदारी का अर्थ अपन देखेंगे वो है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी व्यवसाय से हुए लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हो, जिसका संचालन वे सभी या उनमें उनके द्वारा किसी एक द्वारा किया जाता हो। अगर साधारण शब्दों में अपन देखें तो साझेदारी व्यवसायिक संगठन के उस स्वरूप से है, मतलब एक ऐसा प्रारूप है साझेदारी व्यवसायिक संगठन का जिसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के
किसी व्यवसाय को करते हैं तथा उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं तथा उस व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर के या उन सभी के द्वारा किसी एक को नियुक्त कर दिया जाता है या एक के द्वारा चलाया जाता है, तो अपन उसे क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। अगर साझेदारी की परिभाषा देखें, अर्थ देखें, तो साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। क्या है? एक संबंध है जो किसी व्यवसाय से हुए लाभों को क्या करते हैं, आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसका संचालन मतलब जिस व्यवसाय का संचालन वे सभी या उनके द्वारा किसी एक द्वारा किया जाता हो, किसी एक द्वारा किया जाता, उनमें से किसी एक द्वारा किया जाता हो, अपन क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। अगर बात करें साझेदारी में, अगर व्यक्तिगत रूप से जो भी व्यक्ति उनमें मिले हैं उनको अपन साझेदार कहते हैं, और अगर वो सामूहिक रूप से उनकी बात करें तो वो अपन कहलाती है साझेदारी फर्म, जिसके नाम से अपन वो संचालित करते हैं। ये अपन देख ली साझेदारी की परिभाषा या साझेदारी का सीधा सीधा अर्थ। अब बात करते हैं कि साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ी। एकल व्यापार की जितनी भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का प्रादुर्भाव हुआ। कमियां क्या थी? एक अकेला व्यक्ति अपन देख सकते हैं कि उसके पास सीमित पूंजी के साधन हो सकते हैं, प्रबंध की जो क्षमता है, चातुर्य है, उनकी कमी हो सकती है, उसका जो अस्तित्व है वो सीमित हो सकता है। उन कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, साझेदारी का प्रादुर्भाव किया या साझेदारी प्रारंभ हुई। मतलब अपन एक तरीके से देखें तो किसी व्यक्ति के पास पूंजी है, किसी के पास प्रबंध की चातुर्य हो सकता है, क्षमता हो सकती है, तो अपन देखें तो साधनों, जो भी साधन विकेंद्रित हैं, बिखरे हुए साधनों को एक जगह एकत्रित करके काम में लेना अपना क्या कहलाता है, साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। तो ये साझेदारी की सीधी सीधी क्या हो गई, परिभाषा या अर्थ हो गया। अब देखें तो इन परिभाषाओं के आधार पर अपन देखेंगे कि साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या है, क्या विशेषता है। इसी परिभाषा में साझेदारी की विशेषताएं अपने को देख लेंगे। तो विशेषताएं अपन देखें तो सबसे पहली विशेषता आती है, सबसे पहली जो विशेषता आती है वो अपन देखेंगे अपना विशेषता। साझेदारी की विशेषताओं में अगर अपन बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता वो आती है अपनी, वो आती है कि उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक मतलब एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ पर मतलब अपन करें दो या दो से अधिक व्यक्ति, सबसे पहली बात करें विशेषता की साझेदारी की कि क्या विशेषताएं होती है, तो वो होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, कंपलसरी कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए साझेदारी के अंदर, दो व्यक्ति होने चाहिए। दो व्यक्ति मिलकर के व्यापार करते हैं तो अपन उसे साझेदारी कह सकते हैं। अगर बात करें इसमें अधिकतम सदस्यों की, तो कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है इसमें 50, यानी कम से कम दो व्यक्ति, और अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है पार्टनरशिप में, साझेदारी में, वो हो सकती है अपनी 50। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली विशेषता हो गई इसी परिभाषा के आधार पर कि कम से कम दो व्यक्ति और अधिकतम 50, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अगर एक अकेला व्यक्ति को व्यापार कर सकता है तो उसे अपन साझेदारी नहीं कहेंगे, इसे साझेदारी के मतलब दायरे में वो नहीं आता। तो ये पहली विशेषता हो गई, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। अब दूसरी इसमें आता है कि उनमें क्या होना चाहिए, साझेदारों के मध्य अनुबंध या बात करें समझौता। अगर इसी परिभाषा के आधार पर देखें तो साझेदारी की दूसरी विशेषता वो अपनाती है, इसमें साझेदारों के बीच में समझौता होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध के अभाव में साझेदारी को अपन वैध साझेदारी नहीं कह सकते, यानी उन साझेदारों के बीच में अनुबंध का होना जरूरी है। ये दूसरी विशेषता इसके अंदर आती रहती है। और तीसरी विशेषता की अगर बात करें साझेदारी की, तो वो उसमें आती है लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन, साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत लाभों का विभाजन होना जरूरी है। अगर
दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में व्यवसाय तो कर रहे हैं, व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन वे अगर आपस में लाभों को बांटने के लिए व्यवसाय नहीं कर रहे हैं तो वो अपन साझेदारी के अंतर्गत नहीं लाएंगे। यानी अगली विशेषता क्या होनी चाहिए लाभों की? लाभों का विभाजन होना जरूरी है, लाभों का बंटवारा उन व्यक्तियों के बीच में होना जरूरी है, तभी अपन उस व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। तो तीसरी विशेषता हो गई लाभों का विभाजन होना जरूरी है। अगली अगर विशेषता की बात करें तो अगर चौथी विशेषता है व्यवसाय को होना, व्यवसाय का होना। अगली शर्त है व्यवसाय का होना, मतलब साझेदारी व्यवसाय कहलाने के लिए अगर दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई काम करते हैं तो उसमें व्यवसाय का होना जरूरी है। अगर व्यवसाय नहीं है, कोई ऐसे ही अगर मतलब कोई काम कर रहे हैं तो अपन इसमें साझेदारी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। साझेदारी के लिए शर्त है कि व्यवसाय का होना जरूरी है। उन वो जो व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं वो व्यवसाय होना जरूरी है। अगली विशेषता देखें अपन तो उसमें होता है असीमित दायित्व। साझेदारी की अगली विशेषता आती है असीमित दायित्व। साझेदारों का जो साझेदारी के अंतर्गत दायित्व होता है वो इसमें असीमित होता है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी प्रचलन में नहीं है। प्राय साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। ये हमने देखी पांचवी विशेषता साझेदारी। ठीक है, उसके बाद पारस्परिक संबंध हो गया, उनके बीच लाभों का विभाजन हो गया, व्यवसाय का भी जरूरी है। उसमें दायित्व क्या होता है साझेदारों का? असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व के आधार पर साझेदार काम करते हैं। अगला अगर देखें अपन विशेषता देखें तो व्यवसाय है वो होना चाहिए वैध व्यवसाय का होना, वैध व्यवसाय का होना। साझेदार हैं उन जो भी वो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो वैध होना चाहिए। अगर साझेदारी का प्रादुर्भाव अवैध व्यवसाय को या गैर कानूनी व्यवसाय को करने के लिए हुआ है तो वो साझेदारी गैर कानूनी मानी जाएगी, वो साझेदारी अवैध मानी जाएगी। ये अपने विशेषता में देख रहे हैं। अब अपन देखेंगे साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार साझेदारी के प्रकार। सबसे पहले अपन साझेदारी को चार आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वो है अपनी दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर साझेदारी है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली बात करें तो वो अपनी होती है सीमित दायित्व साझेदारी। यानी जिस साझेदारी में साझेदारों का दायित्व है वो सीमित होता है उसे अपन सीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। दूसरी अगर बात करें तो असीमित दायित्व वाली साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी, जिसमें साझेदारों का दायित्व है वो क्या होता है? असीमित होता है। मतलब साझेदार फर्म के जो भी अपन दायित्व है वो अपन निजी संपत्ति से भी चुकाने पड़ सकते हैं साझेदार को, तो वो साझेदारी क्या कहलाती है? असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। दूसरा अगर प्रकार अपन देखें तो वो आती है अपनी समय के आधार पर साझेदारी। समय के आधार पर, समय के आधार पर भी साझेदारी है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है वो आती है अपनी निश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी मतलब निश्चित समय के लिए, निश्चितकालीन मतलब निश्चित समय के लिए अगर किसी साझेदारी का मतलब प्रारंभ की है तो वो अपनी क्या कराएगी? निश्चितकालीन साझेदारी। एक निश्चित समय के बाद वो साझेदारी अपने आप ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ऐसी साझेदारी को अपन कहते हैं निश्चितकालीन साझेदारी। और दूसरा इसमें जो प्रकार है वो आता है अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिसका कोई समय निर्धारित नहीं होता वो साझेदारी अपनी क्या कहलाती है? अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है।
तीसरा अगर प्रकार देखें साझेदारी का तो वो होती है अपनी उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर भी दो प्रकार की होती है अपनी साझेदारी। सबसे पहले जो आती है वो होती है आपकी ऐच्छिक साझेदारी, यानी साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है। साझेदारी अवधि समाप्त होने के बाद भी उस साझेदारी को चालू रख सकते हैं। ऐसी साझेदारी को अपन क्या कहते हैं? ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। दूसरा जो इसमें प्रकार है वो है विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी यानी ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष काम को करने के लिए ही प्रारंभ की गई हो, किसी विशेष काम को करने के लिए प्रारंभ की गई हो, तो उस साझेदारी को अपन किस में रखेंगे? विशेष साझेदारी को रखेंगे। वो काम पूर्ण होते ही वो साझेदारी अपने आप ही समाप्त हो जाती है, तो उस प्रकार की साझेदारी को अपन कहते हैं विशेष साझेदारी। अगला जो साझेदारी का प्रकार है वो है वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर, वैधता के आधार पर भी साझेदारी दो प्रकार की होती है अमूमन। एक होती है वैध साझेदारी, वैध साझेदारी, और दूसरा जो प्रकार है वो होता है अवैध साझेदारी। वैसे अवैध साझेदारी नहीं होती, लेकिन अगर बात करें अवैध साझेदारी, अवैध साझेदारी कौन सी होगी? यदि उस साझेदारी का उद्देश्य ही गैर कानूनी हो या कोई राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए कोई साझेदारी का मतलब गठन हुआ है तो वो अपनी अवैध साझेदारी हो जाएगी। या किसी देश में प्रचलित कानून के विरुद्ध कोई अगर कोई काम कर रहा है उसमें साझेदारी का गठन हुआ है तो वो साझेदारी अपनी क्या मानी जाएगी? अवैध। या उस साझेदारी का जो भी पार्टनर है, साझेदार है, किसी दुश्मन देश का अगर नागरिक अपना पार्टनर हो जाए तो उस पार्टनरशिप को भी अपन क्या मानेंगे? अवैध पार्टनरशिप कहलाएगी। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि अवैध साझेदारी कब होगी। अवैध साझेदारी कब होगी? तो सबसे पहली बात, अगर किसी देश के कानून, प्रचलित कानून के विरुद्ध अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो वो अपने व्यवसाय या वो जो साझेदारी है वो क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। अगर उस साझेदारी का जो भी सदस्य या साझेदार है किसी दुश्मन देश का, अगर दुश्मन देश का अगर नागरिक उस साझेदारी में साझेदार है तो वो साझेदारी अपनी क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। तो अपन मोटे तौर पर देखें तो साझेदारी के प्रकार हैं वो चार प्रकार है। पहला आपने बांटा दायित्व के आधार पर, दूसरा बांटा समय के आधार पर, तीसरा बांटा उद्देश्य के आधार पर, चौथी वैधता के आधार पर। अगर दायित्व के आधार पर देखें तो साझेदारी दो प्रकार की होती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। मतलब साझेदारों का अगर दायित्व सीमित है, अपने द्वारा लगाएगी पूंजी तक ही सीमित है, तो वो सीमित दायित्व वाली साझेदारी रहेगी। और अगर साझेदारों का दायित्व असीमित है तो वो साझेदारी क्या करेगी? असीमित दायित्व। और प्राय असीमित दायित्व वाली साझेदारी प्रचलन में है। अगला अगर देखें तो समय के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, निश्चितकालीन और एक अनिश्चितकालीन। निश्चित समय के लिए अगर कोई साझेदारी का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, तो वो साझेदारी एक निश्चितकालीन कहलाएगी। और अनिश्चित समय के लिए अगर साझेदारी बनी है, कोई निश्चित पीरियड नहीं है उसका, तो अपनी अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाएगी। अगले उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक, मतलब जब चाहे वो समाप्त हो जाए, या अगर साझेदारी का समय समाप्त होने के बाद भी उस साझेदारी को चालू रखना चाहते हैं तो उस साझेदारी को अपन कहेंगे ऐच्छिक साझेदारी रखेंगे। और किसी विशेष काम को करने के लिए, या जैसे कोई भवन बनाना है, कोई पुल बनाना है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, तो वो पूरा होते हुए साझेदारी समाप्त हो जाती है, तो उस प्रकार की साझेदारी को अपन क्या कहते हैं? विशेष साझेदारी के अंतर्गत रखते हैं। अगली वैधता के आधार पर भी दो प्रकार की, वैध और अवैध। अवैध साझेदारी वह है जिसमें कोई देश में प्रचलित कानून है उसके विरुद्ध कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा है, तो वो साझेदारी है क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। अगर किसी दुश्मन देश का अगर नागरिक भी उससे साझेदारी क्रम में साझेदार हो जाए तो वो साझेदारी भी क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। इस प्रकार से साझेदारी के प्रकार हैं। अब अपन देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो आता है साझेदारी संलेख, यानी साझेदारों के बीच में साझेदारी का गठन होते समय जो भी उनके बीच में अनुबंध हुआ है, जो भी उनके बीच में समझौता हुआ है, वो समझौता क्या है? दो तरीके से हो सकता है, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक समझौता भी हो सकता है उससे अपन, और लिखित समझौता भी हो सकता है जिससे अपन कहते हैं पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख। अगर बात करें तो साझेदारी संलेख, भविष्य में कोई विवाद न हो उसके लिए साझेदारी संलेख है वो लिखित में हो, ये ठीक रहता है। तो साझेदारी संलेख, अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो अपनी है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख यानी साझेदारों के बीच में साझेदारी करते समय जो भी उनके बीच में अनुबंध हुआ है, जो भी उनके बीच में ठहराव हुए हैं,
जो भी उनके बीच में समझौता हुआ है उनका एक लिखित प्रारूप है, वो क्या कहलाता है, अपना साझेदारी संलेख कहलाता है। ये बात भी ध्यान रखनी है कि साझेदारी संलेख है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन मौखिक संलेख में या मौखिक समझौते में क्या होता है, भविष्य में उन साझेदारों के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो, उसके लिए क्या चलन में है, लिखित में साझेदारी संलेख का प्रचलन है। अब बात आती है कि साझेदारी संलेख में लिखा क्या जाता है, तो अपने को मोटा तौर पर ऐसे ध्यान रखना है कि साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। जो उनके बीच में अनुबंध हुआ है, जो उनके बीच में शर्तें तय हुई है, जो उनके बीच में मतलब जो भी समझौता हुआ है, वो उन सबका इसमें लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है फर्म, जो भी फर्म किस नाम से अपन चलाएंगे उस फर्म का नाम व पता, इस फर्म में कौन कौन साझेदार होंगे उनका नाम व पता, फर्म का व्यवसाय है वो क्या होगा, इसमें पूंजी कौन कौन साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे, पूंजी पर ब्याज है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, साझेदारों के जो भी आहरण है, ड्राइंग है, उनका कितना आहरण कर सकते हैं और उन पर ब्याज है उसका क्या प्रावधान होगा। अगर कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अलावा ऋण देता है तो ऋण के रूप में भी उसको कितना ब्याज मिलेगा, वो सारा सिस्टम इसमें लिखा जाता है, अपना साझेदारी संलेख के अंतर्गत लिखा जाता है। बात करें साझेदारी का जो भी पुस्तकें मुद्रांकन कब किया जाएगा, साझेदारी के लेखा रखने की जो विधियां है वो कौन सी विधि काम में लेंगे, नए साझेदार का प्रवेश करेंगे तो किस आधार पर प्रवेश करेंगे, अगर कोई साझेदार रिटायर हो रहा है, निवृत्त हो रहा है तो उसका अपन लेखा जोखा किस प्रकार करेंगे, वो सारा का सारा इस साझेदारी संलेख के अंतर्गत लिखा जाता है। अब अगर बात करें कि ये साझेदार संलेख है ही नहीं किसी साझेदारों के बीच में, तो भी साझेदारी हो सकती है। अगर ये साझेदार संलेख है नहीं तो साझेदार संलेख के अभाव में, मतलब है नहीं साझेदारों के बीच में कोई संलेख, तो साझेदार संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, अगर साझेदारों के बीच में कोई साझेदार संलेख नहीं हुआ है तो उसके अभाव में कौन कौन से नियम उस फर्म पर लागू होंगे उनको अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है वो ये है कि साझेदारी अगर संलेख उनके बीच में नहीं हुआ है तो साझेदारों की जो लाभ विभाजन है वो क्या होगा, उनका बराबर बराबर होगा, मतलब लाभ का जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या होगा, बराबर बराबर। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। साझेदारों की जो भी पूंजी है उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों के जो भी आहरण है उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक किसी भी प्रकार का अतिरिक्त मतलब नहीं दिया जाएगा। और अगर साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण दिया है फर्म को तो वो ऋण पर 6% वार्षिक रूप से ब्याज दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है कि अगर पूंजी के अलावा कोई साझेदार ने ऋण दिया है फर्म को तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि साझेदार संलेख के अभाव में, मतलब अगर साझेदारों के बीच में कोई साझेदार संलेख नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, तो उनमें कौन कौन से नियम लागू होंगे वो अपने को ध्यान में रखना है। तो अपने को एक ध्यान में रखना है, लाभ विभाजन जो अनुपात है, लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर होगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बात करें 3 नंबर नियम की तो है, अगर साझेदारों ने कोई आहरण किया है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। ऋण पर 6%
वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। यानी अगर साझेदारों के बीच में कोई साझेदार संलेख नहीं हुआ है तो उसके अभाव में कौन कौन से नियम या शर्तें लागू होगी, वो है लाभ का विभाजन है वो साझेदारों का बराबर बराबर होगा। यानी लाभ का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर बराबर। जितना भी व्यवसाय में लाभ हुआ है उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा। साझेदारों की पूंजी है उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदार ने अगर कोई आहरण कर रखा है तो उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कमीशन, बोनस, वेतन वगैरह नहीं दिया जाएगा। अगर किसी साझेदार ने ऋण दिया है फर्म को तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। ये साझेदार संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं।